नमस्कार दोस्तों, इंडिया से सटी एक कंट्री है नेपाल, जहां अफरा तफरी मची है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में कुछ दिनों पहले बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि नेपाल पुलिस को आंसू गैस, लाठी चार्ज और वाटर कैनन तक का यूज करना पड़ गया। प्रोटेस्टर्स ने नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने और नेपाल में गणतंत्र हटाकर राजतंत्र यानी मोनार्की वापस लाने की मांग की। साथ ही नेपाल के लोग प्रोटेस्ट के दौरान ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव का नाम का नारा भी लगाने लगे। तो कौन है ये ज्ञानेंद्र देव? क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हर सवाल का जवाब देंगे आज की इस क्लैरिटी कास्ट की वीडियो में। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। नेपाल में करीब 239 ईयर्स तक राजतंत्र था until 2008। यानी जैसे इंडिया में कई सालों तक अलग अलग राजाओं का शासन था, ठीक वैसे ही नेपाल को भी 2008 तक राजाओं ने ही चलाया था। और इन्हीं राजाओं में नेपाल के लास्ट किंग थे ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव। ज्ञानेंद्र देव राजा कैसे बने, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं। नेपाल में राजा को विष्णु का अवतार माना जाता था। साल 2001 में नेपाल के युवराज दीपेंद्र देव ने अपने पूरे शाही परिवार की हत्या करवा दी। राजमहल में हुए इस सामूहिक हत्याकांड के बाद दीपेंद्र के पिता और उस वक्त के राजा वीरेंद्र देव और रानी ऐश्वर्या देव के साथ साथ राजकुमार और राजकुमारियों की भी हत्या हो गई। मास किलिंग के बाद दीपेंद्र देव ने खुद को भी गोली मार ली थी, जिसके बाद साल 2001 में राजा वीरेंद्र देव के भाई ज्ञानेंद्र देव को राजा बनाया गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि जब 239 ईयर्स से नेपाल में राजशाही थी तो वो खत्म कैसे हुई? दरअसल जब राजा वीरेंद्र देव के बाद ज्ञानेंद्र देव को नेपाल का राजा बनाया गया और जिस तरह मास रॉयल किलिंग के बाद उन्हें राजा बनाया गया, इसके खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश था। यही वजह थी जिसके कारण ज्ञानेंद्र देव के पूरे टेन्योर में 2001 से 2008 तक पूरे नेपाल में माओइस्ट इंसर्जेंसी चली थी। स्पेशली फ्रॉम 1996 टू 2006 काफी ज्यादा माओइस्ट प्रोटेस्ट हुए, जिसमें करीब 17,000 लोगों की मौत हुई थी। ये किलिंग सिर्फ और सिर्फ नेपाल से राजतंत्र हटाने के लिए की गई थी और इसी इंस्टेबिलिटी के चलते फाइनली साल 2006 में किंग ज्ञानेंद्र ने नेपाल में डेमोक्रेसी लाने का फैसला किया। इसके ठीक 2 साल बाद 2008 में ज्ञानेंद्र देव ने रिजाइन किया और न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नेपाल से राजतंत्र खत्म कर दिया। आज कई मितिमा नेपाल सरकारको जिम्मामा रहने गरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु। अब सवाल ये है कि जब राजतंत्र खत्म हो गया तो नेपाल की जनता अब नेपाल में राजतंत्र क्यों लाना चाहती है और आखिर ये प्रोटेस्ट है क्या? आइए जानते हैं। अगर आप 2008 के बाद से नेपाल का पॉलिटिकल सिनेरियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि नेपाल में आज तक 10 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। यानी नेपाल में काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से क्या दिक्कत आती है वो जानने से पहले जान लेते हैं नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेपाल में 275 सीट्स है और जिन पार्टीज के पास मेजॉरिटी है उनके नाम ये रहे। इन पार्टीज के पास 156 सीट्स है और अब इन 156 सीट्स में से भी मेजॉरिटी सीट्स है नेपाली कांग्रेस के पास। नेपाली कांग्रेस के लीडर है शेर बहादुर देउबा, जो 2022 तक नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जो अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल AKA प्रचंडा, जो कि बिलोंग करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर यानी CPN-MC से। ऑपोजिशन में है CPN-UML, जिनके लीडर है KP शर्मा ओली। इससे पता चलता है कि नेपाल के अंदर जो भी सरकार बनती है वो कभी भी किसी के साथ भी अलायंस कर बना दी जाती है। यानी कभी NC CPN-UML के साथ गवर्नमेंट बनाएगा, कभी CPN-MC NC के साथ बनाएगा, तो कभी CPN-UML ही CPN-MC के साथ मिलकर सरकार बना लेगा। समझो इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस ने ही सरकार बना ली। इम्पॉसिबल है ना? लेकिन नेपाल में ऐसा हो जाता है और इसी वजह से नेपाल के लोगों के मन में गुस्सा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से नेपाल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स नहीं हो पा रहे। मिलियंस ऑफ यूथ को नेपाल छोड़कर मलेशिया, साउथ कोरिया और मिडिल ईस्ट जैसी कंट्रीज में काम के लिए जाना पड़ रहा है। नेपाल में इन्फ्लेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं। ऑपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टीज हो, सभी करप्शन में लिप्त है। इसके अलावा काठमांडू वैली को छोड़कर नेपाल में हर जगह हेल्थ केयर सिस्टम से लेकर एजुकेशन सिस्टम तक सब ठप पड़ा है। यही नहीं, नेपाल की जनता ने अपना पैसा बैंक्स में गवा दिया है। नेपाल के कोऑपरेटिव बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में लोगों का रखा हुआ सारा पैसा डूब गया। इन्हीं सब कारणों के चलते नेपाल की जनता को अब लग रहा है कि नेपाल के लिए राजतंत्र ही ठीक है और पहले के जैसे नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जानी चाहिए। लेकिन इस सब के बीच प्रोटेस्टर नेपाल को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं, ये जान लेते हैं।
बहुत कम लोग जानते हैं कि नेपाल कई समय तक हिंदू राष्ट्र ही था। साल 2008 में किंग ज्ञानेंद्र देव के रेजिग्नेशन के बाद वहां राजतंत्र खत्म हो गया था, लेकिन उससे पहले साल 2007 में नेपाल को हिंदू राष्ट्र से एक सेक्युलर स्टेट बना दिया गया था, यानी साल 2006 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र ही था। मगर इसके बाद जैसे ही साल 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में पावर में आई, उन्होंने नेपाल को अपने हिंदू सिविलाइजेशनल रूट से अलग करना शुरू कर दिया। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टीज चाइना की आइडियोलॉजीज में ज्यादा बिलीव करती थी और उससे इन्फ्लुएंस भी होती थी। कम्युनिस्ट पार्टीज चाहती थी कि वो नेपाल को इंडिया से दूर करके चाइना के करीब ले जाए और पास्ट में ऐसा देखा भी गया है। 2015 में जब नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को रेक्टिफाई किया जा रहा था, तब वहाँ के मधेसी जिनका इंडिया से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उनके राइट्स को एड्रेस नहीं किया गया था। इनफैक्ट एक समय नेपाल के कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने इंडिया के एक पॉलिटिकल मैप पर आपत्ति भी जताई थी और कहा था कि इस पॉलिटिकल मैप में नेपाल का एरिया भी ले लिया गया है। इसके बाद 2020 में केपी ओली ने ये भी कहा था कि राम भगवान की जन्मभूमि अयोध्या इंडिया में नहीं बल्कि नेपाल में थी। ऐसी कई चीजें पिछले 10 साल में सामने आई जब हर बार कम्युनिस्ट पार्टीज ने नेपाल को इंडिया से दूर करने की कोशिश की है। एंड अदर देन दिस, नेपाल चाइना के कैसे पास आ रहा है ये भी देखा जा सकता है। जैसे चाइना ने कॉन्टिन्यूसली नेपाल में पैसा इन्वेस्ट किया है ताकि चाइना कम्युनिस्ट पार्टीज के थ्रू नेपाल की पॉलिसीज में सेंध लगा सके। काठमांडू पोस्ट के अकॉर्डिंग साल 2017 से लेकर साल 2022 तक चाइना ने नेपाल में करीब $10.74 बिलियन के प्रोजेक्ट साइन कर रखे हैं। नेपाल के लोगों को डर है कि नेपाल भी चाइना के डेट ट्रैप में ना फंस जाए। चाइना ने श्रीलंका और पाकिस्तान समेत 40 कंट्रीज को इतना हैवी लोन दे रखा है कि अगर ये कंट्रीज लोन रीपे नहीं कर पाई तो चाइना इन कंट्रीज के फंडामेंटल एसेट को कब्जे में कर सकता है। और यही सब वजहों के कारण आज नेपाल की जनता चाहती है कि नेपाल फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फॉलो करे और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बन जाए। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही इंडिया और इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में क्लैरिटी पाने के लिए क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है सुधांशु। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लैरिटी कास्ट।